उन्हें कामयाबी में सुकून मिला, वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली। कॉमन लेमैन के लाइफ में, पर्सन में ऐसे क्या गोल हो सकते हैं? क्यों इतना पैसा चाहिए, आखिर तो एक दिन जाना ही है। तो अगर आपको कॉलेज में एक सुंदर लड़की दिखती है और पहली नज़र में प्यार हो जाता है, उससे क्या करते? तो वर्किंग कपल से इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बोलते तू तेरा देख, मैं मेरा देख। कॉमन मैन जो है ना, वो मार्केट से डरता है। मैं मेरे वाइफ को पूछ के आपको बताता हूँ। जीजी वेल के पॉडकास्ट में आज सबका स्वागत है। आज अपने पॉडकास्ट में आए हैं डॉक्टर धनंजय भाटिया। इनकी पहचान करके देंगे तो बहुत लंबी पहचान है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। धनंजय सर जो है वो शब्दों के जादूगर है। वो जो पॉडकास्ट चालू होगा, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं, और वो सुनने के बाद आपको ही लगेगा यार मज़ा आ गया। धनंजय से बहुत सारे टीवी शो पे आते हैं, बहुत सारे आईएफपी किए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने ट्रेन किया है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पॉडकास्ट में वो आए। धनंजय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फतेह भाई, थैंक यू। धनंजय सर, बहुत सारे लोग पैसे के मामले में बहुत उनकी अलग अलग राय होती है कि क्यों इतना पैसा चाहिए, आखिर तो एक दिन जाना ही है, तो ये पैसा कमा के करेंगे भी क्या। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में सर? सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनवाइट। आपसे मैं ऑलरेडी 5 साल से जुड़ा हूँ और मैंने आपके ग्रोथ को देखा है, और जिस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को आप गाइड करते हैं, इट इज़ फैंटास्टिक। जैसे आपने राइटली कहा ना कि ये जो कहते हैं ना कि लास्ट में जाना है, ये भी एक पर्सपेक्टिव सही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हर आदमी ना अपनी जगह सही है। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं ना, एक शायर कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिला, वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली, हम ठहर गए। क्या तो किसको क्या चाहिए ना, उस पर्सपेक्टिव में काम होता है। तो कुछ मुझे लगे धनंजय भाई लास्ट में तो जीरो होगा, सब यही छोड़ गया ना, मैंने वो एब्सोल्युटली राइट सर, आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि सर जो आदमी के पास इच्छाएं हैं, एस्पिरेशन है, गोल है, डिजायर है, उसके ऐड टू कार्ट, जैसे हम मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं तो ऐड टू कार्ट होता है ना, वैसे लाइफ का ऐड टू कार्ट होता है। आपको लाइफ में ऐड टू कार्ट क्या करना है? जैसे मुझे अगर अपनी बेटी को न्यूजीलैंड भेजना है, ये मेरा ऐड टू कार्ट है। मुझे एक आलीशान घर बनाने में ऐड टू कार्ट है। किसी का नहीं है तो नहीं, वो भी चलता है। दिक्कत कब आती है? जब जिसको नहीं चाहिए और जिसको चाहिए, जो उसमें आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं तो अच्छा है, चलेगा, बट ये मत प्रूव कीजिए कि भगवान नहीं है। और अगर आप विश्वास करते हैं तो भी अच्छा है, पर ये मत प्रूव कीजिए कि भगवान है। जहाँ पर आदमी प्रूव करने लग जाता है ना, वहाँ पर परेशानी चालू होती है। तो मुझे लगता है कि सर ये इंडिविजुअल चॉइस है, भगवान ने एक जिंदगी दिया है, और मुझे लगता है कि उसको ग्रैंड बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। हर आदमी उस थॉट से जुड़ता नहीं है, जिसको जुड़ता है उसको सलाम है, जिसको नहीं जुड़ता उसको भी सलाम है। दैट्स द रीजन वाई हमें हमेशा कहते हैं कि आपका चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रैंड लाइफ चाहिए तो हमसे जुड़िए, विल गाइड यू, विल गिव द डायरेक्शन। हम आपके फाइनेंशियल लाइफ का डिज़ाइन करेंगे, उसका बेहतर निर्माण करने में आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर। सर, आपने बातों बातों में आपने कहा कि बच्ची का एजुकेशन हो सकता है, किसी का हर एक का मोट हो सकता है। एक कॉमन लेमैन के लाइफ में, पर्सन में ऐसे क्या गोल हो सकते हैं? बेसिकली हर एक के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक कॉमन मिडिल क्लास हो या फिर हायर मिडिल क्लास हो, क्या गोल आते हैं सर लाइफ में? ओके, तो सर इससे हमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक होता है नीड जी, एक होता है वांट। नीड हमारी ज़रूरतें हैं, वांट हमारी इच्छाएं हैं। अब जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना सर, जैसे गणेश जी को दाल चावल रोटी, घर का भाड़ा देना है, ऑल दिस आर नीड, ये देना ही पड़ेगा। वांट इज कि मेरे को घूमना है, वेकेशन पे जाना है, है। अब ये नीड और वांट के बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर नीड। ये क्या नीड, दूसरा है वांट, और तीसरा क्या है फ्यूचर। अब ये फ्यूचर नीड जो है ना, वो हमारे गोल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी 12 साल की है, 8 से 8 साल बाद एजुकेशन का जरूरत पड़ेगा, वो हमारा वांट नहीं, वो फ्यूचर नीड है। तो बच्चे का एजुकेशन गोल नहीं होता है, बच्चे का एजुकेशन फ्यूचर नीड होता है। आज मैं 35-40 साल का हूँ, आज से 20 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मेरा रिटायरमेंट मेरा फ्यूचर गोल नहीं है, इट इज़ द फ्यूचर नीड। तो जब भी एज ए इन्वेस्टर ये समझ जाता है कि कुछ चीज़ें तो उसको मेंटेन मैनेज करना ही पड़ेगा। आज से 20 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे, यस जी। और नियम क्या कहता है पता है? जब आप बूढ़े हो जाए आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। तो अगर आज आपके डेट में आप आज ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और 20 साल बाद वहाँ पर आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने प्लान क्यों नहीं किया, वहाँ पर चैलेंज आ जाता है। तो एक इंसान के लाइफ में 5-6 जेनरिक गोल होता है। बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट, घर बनाना, बच्चों का शादी, वेकेशन, एक गाड़ी, और थोड़ा बहुत सोसाइटी में चैरिटी, यही गोल्स है।
अब इसको हमको प्रायोरिटाइज करना है कि पहला गोल सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है बच्चे का एजुकेशन। अगर आपका बच्चा एजुकेटेड है और आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। एक बूढ़े आदमी के लिए सबसे बड़ा लाइबिलिटी क्या पता है? डिपेंडेंट चाइल्ड। जी। अगर 60 साल की उम्र में आपके बच्चे अगर आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, ये आपका सबसे बड़ा लाइबिलिटी है। जी। आपके पास जो भी है मुझे नहीं पता है, बट आपका चाइल्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सेकंड होता है कि आपका खुद का रिटायरमेंट। 60 के बाद में ये एनर्जी, ये स्किल नहीं रहे, कहीं ना कहीं एज इंपॉर्टेंट। हमको एक्सेप्टेंस करना लॉ ऑफ नेचर। कोई लोग 70 साल तक करते हैं, बट मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज 60-65। तो रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट नीड है। घर एक इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो डिबेट चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक घर सबका होना चाहिए अगर सिचुएशन अलाउ करता है तो। ये 3 होने के बाद में रेस्ट ऑल कैन बी कैलकुलेटेड। तो प्रायोरिटी इज एजुकेशन, प्रायोरिटी इज रिटायरमेंट एंड प्रायोरिटी इज हैविंग योर ओन हाउस। होता है ना, खुद का अगर छत है ना तो एक सुकून वाला फीलिंग देता है कि लाइफ में जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, छत ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अभी बातों बातों में आपने कहा कि ये अपने गोल है, बराबर है, इतने सब अपने प्रायोरिटीज किसको करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि जब हम इन्वेस्टर को या फिर लोगों को बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए, तो लोगों का सवाल आता है मैं मेरे वाइफ को पूछ के आपको बताता हूँ, या फिर हम बोलते कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बोलते ना ये डिसीजन मेरी वाइफ लेती है, ये मैं नहीं देखता हूँ। तो ये क्या होता है, मतलब वो प्लानिंग करना नहीं चाहते हैं या फिर वाइफ के ऊपर ही पूरा डिपेंड है? सर इंडिया का एक थ्योरी उसमें बोलते हैं कल से थ्योरी। इंडिया में ना हर चीज़ हम कल से करते हैं। मॉर्निंग वॉक कल से, एक खाना अच्छा कल से, आज से कुछ नहीं करते। आप जब कोई कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हैं और जब फॉर्म लेते हैं वहाँ से, उसको क्या पूछते हैं, भैया लास्ट डेट कब है? उसको इंतजार है कि जब तक लास्ट डेट नहीं है तब तक मैं फॉर्म सबमिट नहीं करूँगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के डेट में है ना सर, डिसीजन को पोस्टपोन कर देना। आज के डेट में कहते हैं डिसीजन नहीं लेना पाप नहीं है, डिसीजन सही नहीं टाइम पे नहीं लेना पाप है। अगर डिसीजन डिले हो जाता है, अब वो कहते हैं मैं वाइफ से पूछूंगा, तो मैं कहता हूँ कि वाइफ फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर कोई फंड कंपनी के सीईओ हैं जो आपको बताएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यस, इन्वेस्टमेंट में आप वाइफ से चर्चा कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि वाइफ के मैं पूछ के बताऊंगा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वाइफ से डिस्कस कर सकते हैं। दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। बट आपको लग रहा है कि वो बोलेगी तब मैं करेगा, और इनडायरेक्टली 90% केसेस में ना वो आपको नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ वो आपको क्या मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में डिसीजन जितना डिले होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले। आज हम जो चालू कर रहे हैं, अगर हमने 5 साल का गैप कर दिया, वहाँ पर गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि गैप से हमको बचना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। आपको लगता है कि इट इज़ वैल्यूएबल, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, गेट स्टार्टेड। यस, अमाउंट छोटा बड़ा हो सकता है कि गणेश जी हर आदमी की अभी ताकत नहीं कि एक साथ में बड़ा अमाउंट या बड़ी पूंजी से चालू करे। 500, 1000, 2000 ये एक आदत है, और जिसको आदत लग जाती है ना वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर लेता है। तो एक बार क्या होता है ना, एक गाँव में एक बाबा जी जाते हैं और एक गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं बेटा घर पे कुछ खाने को है तो दे दे। अंदर से आंसर कुछ भी नहीं आता है। फिर खटखटाते हैं तो फिर से आंसर आता है कि बाबा खाने को कुछ भी नहीं है। फिर बाबा फिर खटखटाते हैं, बोलते बेटा कुछ खाने को है तो दे दे। फिर आंसर आता है बाबा खाने को तो कुछ भी नहीं है। फिर वो खटखटाते हैं, अब वो गुस्सा हो जाता है और गेट खोलता है, बोलते बाबा पागल हो गया, आपको मैंने बोला ना खाने को कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं काम करो, वो जो कोने में मिट्टी पड़ा है ना, ये मिट्टी मेरे को दे दे। बोलते मिट्टी दे दे। बोले बाबा मिट्टी का आप क्या करोगे? बोले तू मिट्टी दे दे। तो मिट्टी लेता है हाथ में, उसको झोली में डाल देता है। उसका चेला के साथ बाबा चले जाते हैं। चेला बाबा को बोलते बाबा आपने क्या किया? बोले क्या किया मतलब? बोला बाबा अपने झोली में मिट्टी ले लिया। बोला मैंने मिट्टी कहाँ लिया? बोला मैंने उसको देने की आदत डाल दी है। आज वो मिट्टी दिया है, कल वो खाना देगा और परसों वो फल देगा। क्या बात। वैसे ही है, ये इन्वेस्टिंग आदत है। इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट। जो आदमी 50,000 कमा रहा है, अगर वो 5,000 नहीं बचा सकता है, तो अगर जब 5 लाख कमाएगा तो 50,000 भी नहीं बचा पाएगा। हर आदमी को अपना इनकम कम लगता है। मुझे लगता है ये हैबिट, ये डिसिप्लिन चालू करना जरूरी है। अमाउंट बाद में हो सकता है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसमें डिले कर देते हैं। और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट आता है ना कि मैं बाद में बताऊंगा या फिर वाइफ से पूछूंगा, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसको फंसा रहे हैं, सामने वाले एडवाइजर को या हम खुद को ही फंसा रहे हैं। क्योंकि जो बंदा आपको बताने आ रहा है वो आपके बारे में कुछ अच्छा बताने आ रहा है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम उसके ऊपर डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए। सर एक बताइए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहले हम कौन सी चीज़ों को हम प्रायोरिटीज कर सकते हैं? ओके सर, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको इंडिया में 3 दिन कहीं घूमने जाना है तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? इंडिया में तो
बहुत सारे लोगों का ख्वाब रहता है कश्मीर है। कश्मीर, ओके, वंडरफुल। यानी ये जब 3 दिन का कश्मीर आप ट्रिप बनाएंगे, आप प्लानिंग करेंगे? जी। कितने दिन पहले करेंगे? हाँ, कम से कम 1-2 महीना तो पहले 1-2 महीना पहले क्या क्या प्लानिंग करेंगे सर आप? सबसे तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, ओके, कैसे मोड ऑफ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, ओके, और कौन से होटल में कौन रहना सा होटल है, में स्टे करेंगे, एक्स-रे, कौन से क्लॉथ लेने हैं, कपड़े, मौसम कैसा है, जी, जी। परिवार साथ में है कि नहीं, मेडिसिन, वहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सा स्पॉट में जाएंगे, बजट कितना है आपका, जी, वो भी है। जी जी जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि धनंजय भाई मैं 3 दिन का ट्रिप के लिए प्लानिंग करेगा 2 महीने पहले से, बिल्कुल। सो दैट मैं ट्रिप फैंटास्टिक रहे। जी। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका लाइफ का ट्रिप है। आपको पता है आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट आएंगे जर्नी में, जी। बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की शादी, घर बनाना है, मम्मी पापा सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, घूमना है, ज्वेलरी रिक्वायरमेंट, सोशल ऑब्लिगेशन। तो ये जो इतनी सारी बोलते हैं ना कि इतनी सारी कड़ी आएगी आपके लाइफ में, उसके लिए आज प्लान नहीं करेंगे ना, तो जहाँ पर आप वहाँ रुक जाएंगे ना, वहाँ स्टक हो जाएंगे। जब हम लोगों को कहते हैं ना, आज से 6 साल पहले मैंने बंदे को कहा कि भाई तेरे को थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए गोल के हिसाब से, तो मेरे को क्या बोलता है पता है, सर इतना हम टेंशन क्यों ले रहे हैं लाइफ में, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। अब मैंने बोला कि देखो ये मर्जी आपका है, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना, करना तो अच्छा है, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है। और वही लड़का 3 महीने पहले कॉल करके क्या बोलता है पता है, बोलता है सर जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। तो जो बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, क्या बोलेंगे, जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन, एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। जी। सर सुबह उठ के 5 बजे ठंड के दिन में रनिंग करने जाना कैसा है एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है, लोगों को मजा आता होगा कि तकलीफ होता होगा? तकलीफ होता होगा। जी जी। उसको बोलते हैं पेन ऑफ डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे रजाई से उठ के 5 बजे दौड़ना इज अ पेन ऑफ डिसिप्लिन, और सुबह 8 बजे उठ के अपने पेट को देखना इज कॉल्ड पेन ऑफ रिग्रेट। तो आपको डिसाइड करना है पेन लेना कौन सा है जी। या तो डिसिप्लिन वाला 5 बजे ले लीजिए, या फिर पेन वाला 8 बजे ले लीजिए। पेन तो दोनों में है, दोनों में आपको डिसाइड करना है कि पेन चूज कौन सा करना है। एंड इन्वेस्टमेंट में वही होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में वही होता है। आज आप नहीं करेंगे तो दिक्कत नहीं है, वहाँ पर लास्ट में होगा पेन ऑफ रिग्रेट। आज होगा पेन ऑफ डिसिप्लिन। आज आपको क्या करना है, अपने खर्चे को मैनेज करना है, प्लानिंग करना है। लोगों को जब आप बोलते हैं ना खर्चा मैनेज करो अथवा प्लानिंग करो, उनको डिसिप्लिन में ला रहे हैं। और जहाँ पर आदमी को डिसिप्लिन में लाते हैं ना, वहाँ पर आदमी थोड़ा सा कहता है कि यार मैं इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकता हूँ। और इस दुनिया में वही फ्री है जो डिसिप्लिन है। जो इनडिसिप्लिन है वो बोलते हैं ना वो कैदी है, और जो डिसिप्लिन है वही फ्री है। सर आपने किसी को गोली बंदूक मार दिया, गोली से मार दिया, उसका डेथ हो गया, आपको क्या होगा? जेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सोसाइटी का डिसिप्लिन को आपने तोड़ा है जी। तो जो इनडिसिप्लिन है वो क्या है? कैदी है। और जो डिसिप्लिन है, आप सबको अच्छे से बात कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जेल होगा नहीं, आपको क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा। भाई आदमी अच्छा है, तो आज़ाद कौन है? जो आदमी डिसिप्लिन। लेकिन बहुत बार सर ऐसा होता है कि लोग चालू तो करते हैं डिसिप्लिन, मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लोग चालू तो करते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन बीच में ही तोड़ देते हैं। जबकि चालू करते समय तो ये बोलते हैं कि नहीं मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, ये मेरा फ्यूचर गोल है। लेकिन जब भी ज़रूरत आती है तो सबसे पहला उनको एक ही दिखता है रास्ता, म्यूचुअल फंड। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? सर आपने ये जो पॉइंट का बहुत वैलिड है। अभी 2 चीज़ें हैं इसमें जो डिक्टेट करती हैं। जब कोई आदमी इक्विटी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में पैसा डालता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टर बन के आता है। और इन्वेस्टर को हिंदी हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेशक। और निवेशक, ये वर्ड ही में प्रॉब्लम है सर। वो निवेश करने के बाद शक करता है। तो जहाँ पर आप निवेश करने के बाद शक करोगे ना, दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी नॉट क्रिएट वेल्थ। सर मैं हमेशा कहता हूँ जब आप म्यूचुअल फंड या कोई भी मार्केट लिंक में आते हैं, कम एज अ इन्वेस्टर, डोंट कम एज अ इन्वेस्टर। क्योंकि जहाँ इन है वहाँ आउट है। मैंने इन किया तो क्या करना पड़ेगा? आउट करना पड़ेगा। ओन इज ओनरशिप। जब आप गोल्ड लेते हैं, कभी मन में आता है कि अगले महीना बेच दूंगा, अगले साल बेच दूंगा, बिल्कुल नहीं। और गोल्ड का रेट कम होता है तो आप क्या करते हैं? और खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको प्रॉपर्टी लिया, रेट कम हो गया, बेच देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि और रेट होगा, थोड़ा पैसा होगा तो और डाल देता हूँ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत ये होती है कि जब रेट और मार्केट काम नहीं करता है तो इन्वेस्टर जो है वो निवेशक वाला भूमिका लाता है। वो निवेश करेगा, फिर शक करेगा कि ये दुनिया ऐसे रहेगी कि नहीं, कल दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी, कल टैरिफ के लेके हमारे इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, कल ईरान में वार तो नहीं हो जाएगा। उसको पूरा ब्रह्मांड का चिंता हमारे इक्विटी में लग जाता है जी। उसको लगता है कि बाकी सब सेम रहेगा, हमारा वही प्रॉब्लम आ जाएगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए सर याद रखिएगा,
कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में या मार्केटिंग में स्टार्ट करना बहुत आसान है, जी। क्रिएशन इजी, एसआईपी करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं जी। सर। यू टॉक टू एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपको गाइड करेंगे, आपने चालू कर दिया, उसको हम बोलते हैं क्रिएशन। इस दुनिया में क्रिएशन आसान है और डिस्ट्रक्शन भी आसान है, बंद करना भी आसान है। जी जी तो जैसे क्रिएट करना आसान है वैसे बंद करना भी आसान है। तो अगर आपको कॉलेज में एक सुंदर लड़की दिखती है और पहली नज़र में प्यार हो जाता है, उस समय क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। आपने उसे शादी कर लिया और थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आपने उसको डिवोर्स दे दिया, उसको क्या कहते हैं, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। जी। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। और जिनका 25वां शादी का सालगिरह हुआ, उनको खाली पूछिए, खाली मेंटेनेंस चल रहा है। इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस मांगता है, इन्वेस्टमेंट लाइफ की तरह है, कभी उतार कभी चढ़ाव होता रहेगा। आज सर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल 25 साल हो गए। मैडम से कभी कोई नोकझोंक होता है? नेचुरल है, जी जी आई एम श्योर। Yes. होता है तभी तो प्यार है, यस नहीं है तो फिर प्यार नहीं नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं? वो तो लॉजिक है। Yes. तो जब नोकझोंक होता है तो क्या करता है, एक दिन आप बात नहीं करते, एक दिन वो बात नहीं जी करते, जी फिर वापस सेटलमेंट हो जाता है। मार्केट वही है, मार्केट वही कहता है, जब नोकझोंक होता है ना तो बात मत कर चलेगा, ओके तू साथ मत छोड़, ये नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट और लाइफ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ का फिलोसॉफी सेम है। Same. वो कहते हैं कि बने रहो, बन जाओ, बने रहोगे तो बन जाएगा। बन जाएगा, बोलते हैं ना, राम बन गए तो बन गए। बन गए। यस और नो, दैट इज द कॉम्बिनेशन। क्या बात है। मैंने आपसे व्यूअर्स पहले ही कहा था कि धनंजय सर जो है वो शब्दों के जादूगर है। उनके एग्जाम्पल सुनने के बाद लगेगा यार हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये थॉट अपने मन में आए गए। सर अभी बातों में आपने कहा कि क्रिएशन करते, वेल्थ क्रिएशन या फिर एसआईपी क्रिएट करते, जब भी लोगों को बताया जाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, लोग स्टार्ट तो करते हैं, 1-2 साल के बाद इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये काम अभी मैं खुद कर सकता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, खुद ही कुछ फंड डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से लेते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि आपने जो मुझे फंड दिए ना वो इतने काम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने जो लिए वो अच्छे कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? सर देखो, रूल कहता है कि ब्रह्मांड में ना, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं सब कुछ नहीं कर सकता, ये रूल है। अब जब इन्वेस्टर की बात करते हैं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब 1-2 साल करते हैं फिर उनको लगता है कर सकते हैं। अभी मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बंदा मुझे कहता है कि सर मुझे एडवाइज़र का ज़रूरत है कि नहीं, तो मैंने बोला अगर आपको एडवाइज़र चाहिए कि नहीं चाहिए डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे सर अगर मेरा बच्चा घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, छत पे खेल रहा है, गली में खेल रहा है, मुझको कोच का ज़रूरत है? नहीं है। और जो रणजी के लिए खेलना चाहता है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है, उसको कोच का ज़रूरत है। तो जिसका सपना बड़ा, जिसका गोल बड़ा, जिसका एस्पिरेशन बड़े, उसको कोई गाइड चाहिए। जी सर विराट कोहली को कोच का कहाँ जरूरत है? ये सर नो, किंग कोहली जी वो भी, उसको भी एक कोच चाहिए। आपने देखा होगा ना मैच में उसमें पैर छूता है, क्योंकि ना एक कोच आपको ना रन नहीं बनाएगा आपके बैग में, वो आपको डिसिप्लिन लगता है जी। इन्वेस्टमेंट में ज्ञान का कम जरूरत है, टेम्परामेंट का ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा जरूरत है। अब जो इन्वेस्टर कहते हैं ना मैंने जो लिया वो ज़्यादा अच्छा कर गया, उन्होंने कैसे लिया पता है? वही उन्होंने नेट में सर्च किया, बेस्ट परफॉर्मेंस स्कीम, उसको टॉप 5 फंड मिला, उसने डाला होगा और डालने के बाद में 6 महीना वो चल गया होगा जी। क्योंकि नियम क्या कहता है, आप डालने का 6 महीना तो चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंटर को ये समझना है आज उसका स्कीम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इमैटेरियल है। जब उसको पैसा चाहिए उस समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने एसआईपी या उस माध्यम से किया है, पहले 5 साल ये प्री कीजिए कि स्कीम नहीं चले जी। पहले 5 साल स्कीम चल जाता है तो प्रॉब्लम है। पहले 5 साल स्कीम चलना मतलब आप यूनिट ज्यादा वैल्यूएबल ले रहे हैं जी। और हम सिलेक्शन क्या करते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग है, जो 2025 का टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसी के लिए फायदे मैंने, जिसने उसमें पैसा 2015 में डाला है। बिल्कुल सही। आपको सर्च करना इंटरनेट में विच इज द टॉप परफॉर्मिंग फंड ऑफ 2035 और वहां पर आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। दैट इज वेयर द जर्नी इज रिक्वायर्ड। तो जो लोगों को लगता है ना वो करेंगे जी, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना लंबा, इट इज ऑल स्ट्रेचिंग द टाइम लाइन, वहां पर वो अटक जाएंगे। कल अभी इंडिया पाकिस्तान का वार होने वाला था, आपको पता है, मई महीने में लोगों ने पैसा निकाल दिया। तो मैंने बोला कि सर आपने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया है? बोलता नहीं। मैंने आपको क्या लगता है बाकी सब बंद हो जाएगा, आपका फैक्ट्री चलता रहेगा? तो कभी कभी ना ये जो लैक ऑफ गाइडेंस है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, तो इसको हम बोलते हैं DIY। इन्वेस्टमेंट में जो खुद करता है उसको बोलते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। एक्चुअली वो डू नहीं होता है, वो डिसाइड होता है। इन्वेस्टमेंट में कभी डू नहीं होता है, क्या होता है? डिसाइड करने के लिए डिसीजन होता है, और डिसीजन के लिए लोगों के बीच में बातचीत होना जरूरी है। तो यहाँ पर टेक और टॉक का कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और कोई बात करने वाला भी चाहिए। सिर्फ टेक से पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ टॉक से नहीं बनेगा, और टेक और टॉक जो है ना वो डेंजरस कॉम्बिनेशन है। सर अभी भी कॉमन मैन जो है ना वो मार्केट से डरता है, बराबर, और एक लाइन आती है म्यूचुअल फंड के बारे में
आखिर में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो रिस्क सुन के बहुत सारे डरते हैं, जबकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें वेल्थ बनने वाला है, लेकिन वो रिस्क के ऊपर लोग अटक जाते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ये जो डिस्क्लेमर आता है ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मुझे लगता है उसके साथ में एक और रिस्क है, माइंडसेट रिस्क। ओके, इन्वेस्टर को ज्यादा परेशान माइंडसेट रिस्क करता है, मार्केट रिस्क कम करता है। मार्केट तो पैसा बना के दे ही रहा है जी आप पिछले 40 साल का डेटा लगाओ, मार्केट ने पैसा बनाया जी, क्या हर इन्वेस्टर ने बनाया? आंसर इज नो। No. तो प्रॉब्लम कहाँ था, माइंड में था कि मार्केट में था? माइंड में। माइंड में। ये रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, और हर एसेट क्लास के साथ रिस्क है। जी सर आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें भी रिस्क है, जी लिटिगेशन का रिस्क है, जी लिक्विडिटी का रिस्क है, लोकेशन का रिस्क है, जी। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क। आप जब गोल्ड खरीदते हैं उसमें भी रिस्क है, जी चोरी होने का रिस्क है, प्योरिटी का रिस्क है, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होने का रिस्क है, ये भी एक रिस्क है, जी। राइट। आप जो एफडी करते हैं उसमें भी एक रिस्क है, उसमें क्या रिस्क है? इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 60%, रिटर्न 6%, टैक्स लगने कुछ बनता नहीं है। जी हर एसेट क्लास में एक रिस्क होता है, लेकिन क्या है म्यूचुअल फंड में, बिकॉज इट इज मोर ट्रांसपेरेंट, तो डिस्क्लोजर सामने आता है और बाकी डिस्क्लेमर सामने नहीं आता है। आप जो पानी पूरी खाते हैं उसमें भी रिस्क है, तो जो कौन सा पानी यूज करता है आपको नहीं पता है, वो नीचे लिखता है गोलगप्पा इज सब्जेक्टेड टू वाटर रिस्क, नहीं लिखता है, फिर भी आप खाते हैं ना। जी। तो पानी पूरी में भी रिस्क है सर। तो पहले रिस्क का डेफिनेशन समझिए। एज ए इन्वेस्टर अगर आपने रिस्क समझ लिया ना तो इन्वेस्टिंग आसान हो जाता है। रिस्क का मतलब होता है नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना, बरोबर? जी आंसर इज नो। 90% लोग पैसा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनका डेफिनेशन ऑफ रिस्क गलत है। रिस्क का मतलब ना ही नुकसान होता है, ना ही लॉस होता है, ना ही पैसा डूब जाना होता है। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। सर रास्ते में चलना रिस्क है, जी, रास्ता क्रॉस करना रिस्क। बाइक चलाना, कार चलाना, सीढ़ी से चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना, रिस्क है। शादी करना, ये तो बड़ा रिस्क है। रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। वो जो किसान, और इंडिया में सबसे रिस्क कौन लेता है पता है? इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्क लेता है किसान। जी उसको पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, फसल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, यस और नो, फसल डैमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर भी वो हर साल वो रिस्क लेता है और फिर अपना काम करता है। तो हम जो रिस्क की बात करते हैं ना, हर आदमी ब्रह्मांड में रिस्क ले रहा है, पर वो रिस्क का डेफिनेशन नहीं समझता, इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का बेटर नहीं होता। रिस्क कम्स जहाँ पर आपको ये नहीं पता आप कर क्या रहे हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको बैटिंग करना नहीं आता, रिस्क है। अगर एक बॉलर का बॉल लग जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, सर पे लग जाए तो आप खत्म हो सकते हैं। यस यस। लेकिन विराट कोहली हर मैच में बॉल फेस करते हैं, क्यों? Yes. क्योंकि वी आर ट्रेन फॉर दैट। जिस आदमी को जिस चीज की नॉलेज होती है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क फॉल्स। रिस्क तो होता है। जैसे मैं ड्राइविंग नहीं आता है, मैं ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल सही। लेकिन इतने सारे गाड़ी मुंबई में चलते रहते हैं, जी, तो वहाँ पर भी गाड़ी रिस्क एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिसको पता है ना, वो चीज में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। रिस्क तो रहता है सर, आप हवाई यात्रा करेंगे उसमें भी रिस्क है। लेकिन आप अगर साल में देखेंगे तो एक या दो प्लेन क्रैश होते हैं मैक्सिमम। जी, रोड एक्सीडेंट उससे ज्यादा होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट उससे ज्यादा होते हैं, राइट। जी। तो जो जितना फास्ट जाता है ना, उसका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी उतना कम हो जाता है। लोगों को क्या लगता है कि मैं फास्ट जाएगा नहीं, कहाँ पर जा रहे हो, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? इक्विटी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इक्विटी एक फ्लाइट की जर्नी है। दिक्कत क्या है, आप 20 फ्लाइट में बोलते हो मुझे उतरना है, और हम बोलते हैं तुम उतर, आप बोलते फिर उतरेगा तो मर जाएगा। मैंने वही तो बताया कि तुमको यहाँ से चालू करके वहाँ जाने का है। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं आता है, यहाँ पर उतरने वाला ऑप्शन नहीं आता है। और अगर आपने ये 2 गलती किया कि प्लेटफॉर्म का इंतजार किया, उतरने वाला ऑप्शन किया, तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। इट्स अ फ्लाइट जर्नी। सर एक बात बताइए, रिच और वेल्दी इसमें क्या फर्क है सर? सर इसमें फर्क है टाइमिंग का। ओके। जो टाइम है ना, वो सबसे बड़ा कमोडिटी बन जाता है। बहुत सारे लोग डेफिनेशन देते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, ये क्या होता है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का 2 ही मेरे को जो लगता है अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। जब अपना समय का सौदा पैसे के लिए नहीं करते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। व्हेन यू डोंट ट्रेड योर टाइम, काम नहीं करना है थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम। काम, मुझे ये काम करना अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा, बिल्कुल सर। लेकिन इसके पीछे भी पैसा इंटेंट नहीं, पैसा तो मुझे आ जाएगा। बोलते ना, आई डोंट वांट मनी बट आई टेक मनी। समझ में आया सर? मुझे पैसा नहीं चाहिए पर मैं पैसा लेता हूँ जी। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सर रिच और वेल्दी में फर्क ये होता है टाइम का। एक आदमी गले में बैठा है, सुबह से 9 बजे से लेकर रात बजे तक पैसा आता है, वो रिच है, लेकिन उसके पास ना वो टाइम फैक्टर मिसिंग हो जाए। उसको पता है मैं गले में नहीं बैठेगा धंधा नहीं चलेगा। जब एसेट आपके लिए पैसा बना के देता है, आपका निवेश आपके लिए पैसा बनाता है, आप वेल्दी बन जाते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ नहीं बैठेंगे तो ये पैसा बना देगा। बिल्कुल आपको डिविडेंड इनकम आ गया, SWP आपने कर लिया, इंटरेस्ट का इनकम आ गया, रेंट आ गया, ये सब आपके जो पैसिव इनकम क्रिएट होते हैं विदाउट यू गिविंग टाइम, दैट इज व्हाट वेल्थ इज ऑल अबाउट। रही चीज आप गले में बैठेंगे, आज गणेश जी जा रहे हैं क्लाइंट के पास, बात करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, क्लाइंट को समझाते हैं, जो भी करते हैं, फिर आपको एक इनकम आता है, जी दैट इज रिचनेस। वो इनकम से आप रिच बन सकते हैं, बट आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा जहाँ आप नहीं हैं। व्हेन यू आर नॉट एट वर्क, इफ मनी इज एट वर्क, दैट इज फ्रीडम, दैट इज वेल्थ। अगर आप काम पे नहीं और पैसा काम पे लगा है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। मतलब हमारे पीछे पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। और इंडिया में दिक्कत क्या है कि लोगों को पैसा कमाना आता है, बनाना नहीं आता है। जी पैसा कमाना इज रिच और पैसा बनाना इज वेल्थ। वेल्थ, बहुत बड़े सर। सर अभी इसके ऊपर एक मेरे मन में एक सवाल आया है, कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है सोसाइटी में अपने आजू बाजू किसी लोगों का इनकम ज़्यादा होता है लेकिन जो नेटवर्थ है वो कम रहता है, और किसी का इनकम कम है लेकिन फिर भी उसका जो नेटवर्थ रहता है वो ज़्यादा होता है। ये ऐसा क्यों होता है सर? वो है गेम ऑफ डिसिप्लिन। ओके, बोलते हैं ना कि आपका सैलरी आपका इनकम नहीं है, आपका सेविंग आपका इनकम है। तो जो आप कमाते हो आपका इनकम नहीं है, जो आप बचाते हो आपका इनकम है। और पैसे का एक ही धर्म है, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊं। बिल्कुल। तो सर आपने कोई बात बताओ, जहाज किस पे चलता है? जहाज पानी पे। जी। और डूबता किस में है? पानी में। पानी में। देखो चलता भी पानी में और डूबता भी। आपका इनकम आपका जहाज है और आपका खर्चा आपका पानी है। जब तक जहाज ऊपर है और पानी नीचे, आपका इनकम चलता रहेगा और आपका घर चलता रहेगा, और जिस दिन पानी ऊपर आ जाए उस दिन जहाज डूब जाए। तो यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता है कितना कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट आप कितना बचा रहे हैं। 40 लाख कमाने वाला साल का 4 रुपया भी नहीं बचाता है जी, और 4 लाख रुपया कमाने वाला हर महीना 10,000 का SIP जी जी बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि जो अर्निंग, इम्पोर्टेंट इज हाउ मच यू हैव केप्ट असाइड टू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर नीड या एक्सपेंसेस। ये है कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा गेम डिसिप्लिन का है। तो आपकी पगार अभी देखो ना, कोविड के समय जो 2 करोड़ का घर में ले रहा था, 2 महीने का EMI देने का पैसा नहीं। जी जी। 2 करोड़ का मकान और 2 महीने का EMI नहीं। तो फिर समझिए क्या सिनारियो होगा। उसका पूरा जिंदगी प्लास्टिक मनी से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से चल रहा है। तो जहाँ पर पूरा जिंदगी प्लास्टिक मनी क्रेडिट से चल रहा है ना, वहाँ पर आदमी परेशान हो जाता है। तो जैसे आपको दिखता है ना, वैसा एक्चुअली होता आपको लग रहा है अरे बड़ा आदमी हो गया, बड़ा घर में रह रहा है, पीछे पीछे लोन कितने का है जी। हमारे पास दिक्कत है, हम खाली वो गाड़ी देख रहे हैं जी। गाड़ी के अंदर का जो EMI चल रहा है ना, वो नहीं देख रहा है। वो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। सर अब ये जो बात है ना, पैसा बचाना, लोग हर जगह पैसा बचाने की सोचते शॉपिंग करते समय, लेकिन यही चीज जब इंश्योरेंस के बारे में आते हैं तो फिर ज्यादा ही करते हैं। कम प्रीमियम कहाँ पे है, मेरा पैसा किधर बच रहा है। बहुत सारी कंपनियां ये 10,000 ले रहा है, तो ये 8,000 ले रहा है, कोई 7। तो मैं क्या देखता हूँ कि कम किधर पैसा जा रहा है, तो मैं वहां पर रहता हूँ। तो ये बिहेवियर को आप क्या कहेंगे सर? तो देखो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देते हैं CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जी। तो अगर कोई ब्रांड से जुड़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक अच्छे ब्रांड से जुड़ रहा हूँ, उसकी ब्रांड वैल्यू होती है। जी। क्या, क्योंकि मतलब मेरे को ये है कि आज जो मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, आज के लिए नहीं ले रहा हूँ, 30 साल के लिए ले रहा हूँ। जी। वो कंपनी को भी सर्वाइव करना है जी। इवन दो IRD की पॉलिसीज और गारंटी सब कुछ रहते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग ये क्या है कि मुझे लगता है कि वो सस्टेनेबल उसका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो 500,000 बचाने के लिए मैं 1 करोड़ का टेंशन नहीं लूंगा। जरूर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मेरे को सर्विसिंग कौन करेगा। हम टर्म इंश्योरेंस या जो भी प्लान लेते हैं क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे कल कुछ हो जाए तो फैमिली के बिहार में कोई खड़ा रहे। तो जिससे मैं ले रहा हूँ वो अगर वो एडवाइजर मेरे लिए कांस्टेंट है, 1,000 रुपये वो अपना इनकम रख रहा है, आई डोंट माइंड कहेंगे। मुझे पता है कि मैं 1,000 रुपये के बिहार में फैमिली को 1 करोड़ का एक एश्योरेंस दे रहा हूँ कि यस ही इज अ पर्सन, या विजिटिंग कार्ड उनका है, कल को ऊपर नीचे से कनेक्ट कर लेना। कॉस्ट ऑफ सर्विस, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, समझाता हूँ, पेट्रोल कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट है, स्किल कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो कहीं ना कहीं मुझे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे सर्विस देगा, हाउ कैन आई गिव सर्विस। मुझे लगता है कि यहाँ पैसा बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, या अपने फैमिली को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर क्या बचाना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मनी इंश्योरेंस में पहले बाद में आता है। पहला इंपॉर्टेंट है कि एम आई सफिशिएंटली इंश्योर, क्या मैं अंडर इंश्योर तो नहीं हूँ। अभी मेरी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ में मेरा इंश्योरेंस इतना कवरेज है ताकि कल कुछ हो जाए तो ये सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये जो स्टेटस ऑफ लिविंग है मेंटेन हो पाए कि नहीं हो पाए, इस पे ज़्यादा काम करना है rather than कि 500 रुपये काम बच गया और 500 रुपये काम खर्च हो गया। यहाँ पर आगे गलत। बहुत सारे लोग मतलब जब भी इनकम है तभी तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लाइफ भी इंजॉय करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में सोचते नहीं। अब जब भी रिटायर्ड हो जाते हैं तभी पता चलता है पहले कुछ किया होता तो अच्छा होता है, अभी तो टाइम निकल गया है। तो आपकी क्या राय है सर रिटायरमेंट के बारे में?
मुझे लगता है कि रिटायरमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल नीड है जिसके लिए आपको बैंक लोन नहीं देती है। जी एजुकेशन के लिए लोन है, जी मैरिज के लिए भी लोन है, गाड़ी के लिए भी लोन है, लेकिन आप बोलिए मैं रिटायर हो गया लोन देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब ये कि ऐसा गोल है जहाँ पर सामने वाला भी उसको लोन देने को तैयार नहीं है। नहीं है। और आज के डेट में एक वर्ड होता है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब होता है मनी प्लस लॉन्जिविटी। ओके। सर आज के डेट में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में है अप्रोक्सीमेटली 70 साल है जी एवरेज। जी 80 भी होता है, 60 भी होता है, 50 भी होता है, राइट। और सर जिस तरीके से मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल सर्वाइव फॉर 80-85 ऑल्सो। जितना मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है बराबर। तो ये जो 20-25 साल की जर्नी है 60 के बाद से लेके 85 तक, ये बहुत क्रिटिकल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए करना है कि अगेन द सेम फिलोसॉफी कि आज जो आपका ताकत है 10 साल बाद 20 साल बाद नहीं रहेगा। नहीं है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, जब आप रिटायर हैं जी ना ही आपके पास पैसा है और ना ही आपके पास एनर्जी। जी दैट इज़ वेयर लाइफ बिकम ड्रेडफुल। फिर आदमी इंडिया में 2 ही पिक्चर देखता है, बागवान और अवतार। 2 पिक्चर का उसका ऑप्शन रोता रहता है कि रोता अगर रहता है। तेरे को नहीं पता तो डोकरा बनने वाला, तेरे को प्लानिंग करना है। जी तो इम्पोर्टेंट इज सर आपको ये पता है ना कि मेरे को ये सेकंड इनिंग है लाइफ का, टेस्ट क्रिकेट है। लाइफ हमेशा टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मॉडल में क्रिकेट, काम करता है। बराबर। आज के टाइम 25 से 30 साल लोग नौकरी चालू करते हैं और आज का जो यूथ है क्या बोलता है, मैं 20-25 साल में रिटायर होना चाहता है। जी जी मैं 40, 45, 50 तक रिटायर होना चाहता है। तुम 50 तक रिटायर तो होना चाहते हैं, बरोबर है, लेकिन 50 से लेके 85 तक सर्वाइव के लिए उतना फंडिंग भी तो होना है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। जी तो रिटायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर। रिटायरमेंट के बाद में अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है, सेकंड इनिंग्स में आपको अगर जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट इनिंग का लीड आपको सेकंड इनिंग में ट्रांसफर करना है ताकि आप मैच जीत जाएं। बिल्कुल सर। और अगर फर्स्ट इनिंग में डेफिसिट में है तो सेकंड इनिंग में तो हम फॉलो बना के मैच हार जाएंगे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल लाइफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज द सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ। यू हैव टू प्ले द फर्स्ट इनिंग सो वेल, जी। यू हैव अ लीड, और वो लीड हेल्प करता है आपको सेकंड इनिंग तक भी रहने के लिए। तो सर अगर आपने 500 रन स्कोर किया है जी और दूसरा टीम जो है 150 में ऑल आउट हो गया, तो फिर से आप क्या बोलते हैं, तुम फिर से करो जी। तो फॉलो ऑन बोलते हैं उसको। जी जी यानी आपका एक इनिंग काफी है टू टेक केयर ऑफ योर सेकंड इनिंग्स, एंड दैट इज व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट। बिल्कुल सही कहा सर। सर हमने देखा है जिस फैमिली में फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी वही रोड मैप पे चलते हैं, शुरू करते हैं। और जिस फैमिली में ये इन्वेस्टमेंट या फिर ये कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती है तो उनके बच्चे भी वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। फिर किसी दोस्त ने किया है तो फिर चलो कर लेते हैं, ऑनलाइन ऐसा कुछ करते हैं। तो मुझे एक बताइए, आज के जो यंगस्टर है या फिर जो मिडिल एज में जिन्होंने अभी तक ये कुछ किया नहीं है, अगर इनको आगे चल के लाइफ झिंगा लाला करना है तो क्या करना चाहिए बेसिकली? मुझे लगता है कि आपका बच्चा ना यहाँ से नहीं सुनता है, यहाँ से सुनता है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। तो बच्चा जो सुनता है वो नहीं करता है, बच्चा जो देखता है वो करता है। पापा लगे हुए मोबाइल में तो बच्चा जी। क्या देखेगा, मोबाइल। पापा खा रहे हैं चिप्स तो बच्चा क्या खाएगा, जी चिप्स। तो आपके बच्चे ना आपको मिमिक करते हैं, आपको रेप्लिकेट करते हैं। जी तो पापा की आदत, पापा का पैटर्न कहीं ना कहीं इम्प्लाई करता है उसके सोचने पे। जी मतलब कि शुरुआत पापा को करना है। ओके यहाँ पर हम जो बच्चे को ब्लेम करते हैं, मैं कहता हूँ बच्चा बाद में है, पहले उसको वो माहौल नहीं मिलता है जिसको कंडीशनिंग हो। तो सर अगर आप डिसिप्लिन है ना, आपका बच्चा 90% प्रोबेबिलिटी है डिसिप्लिन रहेगा। जी। उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। 10% इज रेयर केस। जी। जो आपने देखा पापा डिसिप्लिन बच्चा इनडिसिप्लिन नहीं है, वो अलग केस स्टडी है। बट 9 आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। जी। यहाँ जी। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अब ये नहीं करेंगे हर घर में ऐसा होगा, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का गेम, राइट। तो मुझे लगता है सर ये जब एक प्लानिंग आ जाती है ना तो पापा उसको पता है कि जिस तरीके से मैंने घर को फॉलो किया है, हमारा आदत ऐसा था, हमारे स्पेंडिंग पैटर्न ऐसे थे, मुझे पता है कबर्ड में मेरे 4 ही कपड़े, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही था, जूता हमारा 2 ही था। आप देखेंगे आज से 20-25 साल पहले हर चीज़ लिमिटेड जी जी जी। और अगर आपका कोई शर्ट फट जाता था आप क्या करते थे, उधर रफू करा ले उसको रफू टेलर होता जी, था। हर जी। सोसाइटी में एक टेलर होता था, रफू टेलर। जी आज के में शर्ट फटता है तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बस वैसा ही हो रहा है आज के डेट में, चाहे शर्ट हो या रिश्ता हो, जी। जहाँ पर थोड़ा फट जाता है इंसान उसको चेंज करके नए रिश्ते नए बना लेते हैं। आगे लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा फिर से जोड़ लेते हैं। दैट्स द गैप। जी तो मुझे लगता है ये छोटे जो बिहेवियर है ना, अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिए। ये दुनिया में प्रॉब्लम इनकम का नहीं है, प्रॉब्लम इस दुनिया में खर्चे का है। हम ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गए हैं सर आज के में। गणेश जी आपके खर्चे में कंट्रोल ही नहीं जी। है। आप चेक करो आपके जितने इन्वेस्टर्स हैं ना, खर्चे पे कंट्रोल नहीं, प्रॉब्लम इनकम का नहीं है, जी प्रॉब्लम उसका खर्चा, उसको कंट्रोल नहीं है। घर में 6 फैमिली मेंबर, आप मोबाइल का कैलकुलेशन कीजिए बिल कितना होगा। जी हर एक का अलग सिंपल अलग कैलकुलेशन, 300 रुपया एक जन का रिचार्ज, 6 जी। मेंबर 1800 यानी साल का 24-25 हज़ार का खाली मोबाइल बिल। हाँ, इसके ऊपर हमने कभी गौर नहीं किया। छोटी छोटी चीजें जी, हैं सर। जी। आदमी कभी ठोकर ना पहाड़ से नहीं खाता है, कभी किससे खाता है, पत्थर से खाता है। खाते जी। तो
कभी भी ना छोटा चीज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बड़ा तो कोई रेयर के सिनारियो है। तो ये जिसने छोटी छोटी चीजों में काम कर लिया ना, बड़ा चीज अपने आप आसान हो जाता है। तो इट्स अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स इट बिग। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर मनी मैनेजमेंट में क्या बड़ी बात है, मैंने बोला इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सब बात छोटी छोटी है। तो जो छोटी छोटी बातें को आपको बड़ा बनाना है ताकि आपका लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो सके। सर एक सवाल था, ये जो मनी मैनेजमेंट आपने कहा, मनी मैनेजमेंट में हाउसवाइफ का क्या रोल है सर? मुझे लगता है कि सर हाउसवाइफ जो है ना, एक फाउंडेशन ले करती है मनी मैनेजमेंट को लेकर। जी। कारण क्या है कि बाय डिफॉल्ट वुमेन्स आर बेटर मनी मैनेजर देन मेन। जी। आपने देखा होगा बचपन में, अगर जब आपकी माता को पैसा मिलता था घर खर्चे का, उसमें से वो पैसा बचा लेते थे, कोई भी अमाउंट था, चाहे वो 1000 रुपया था, आई डोंट नो, बट जितना अमाउंट था फिर भी वो पैसा, उनकी प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग सोची, मतलब जितना अमाउंट में पैसा बचाना वो स्किल है सर, दिस इज रेयर ऑफ स्किल्स। तो वो जो भगवान ने बाय डिफॉल्ट आदत उनको जो दी है ना, ट्रेड जो दिया है मनी मैनेज करने का, वो भी फैंटास्टिक है जी। लेकिन आज के डेट में हल्का सा पैटर्न में बदलाव आ रहा है। आज के डेट में ये जो हस्बैंड वाइफ में जब ये ओपन डिस्कशन नहीं होता मनी को लेके कभी, और आज के डेट में 90% जो झगड़े होते हैं ना पैसे को लेके, वाइफ कभी ओवर स्पेंडिंग कर रही है, घर पे कोरियर आ रहा है, हस्बैंड घर से निकलता है तो कोरियर वाला बिल बजाता है, और जब घर आता है तो कोरियर वाला बिल बजाता है। ये जो पेन पॉइंट है ना, वो समझ उसको एक्चुअली ना, वो 5-10% डिस्काउंट के लिए ना जो डेली कोरियर आना जाना, और 80% कोरियर रिटर्न होता है जी। तो जब आता है आपको लगता है इतना कोरियर आ रहा है, जाते समय आपको देखते हो कि दोपहर में आता है लेने वाला डिलीवरी देने वाला सुबह आता है और रिटर्न लेने वाला दोपहर में आता है। एक हस्बैंड को क्या लगता है, आ ही रहा है, मैं इतना भाग रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि डिस्काउंट्स मॉल पे चलते रहते हैं सर, हर दिन बिग बिलियन है, हर दिन ये सेल है, हर दिन तोड़ो फोड़ो सेल है। मुझे लगता है कि पैसा शॉपिंग करिए, मैं खर्चे के खिलाफ नहीं हूँ, प्लान करिए कि 6 महीने में जब मॉल पे या कहीं डिस्काउंट लगेगा जाएंगे, एक दिन खर्चा करके आएंगे। ये डेली का जो चल रहा है ना, ये लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है, वी बिकम फाइनेंशियली मोर इनडिसिप्लिन। तो मुझे लगता है यहाँ पर वाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो निवेश फ्यूचर का निर्माण रखती है। ये डिस्कस थोड़ा ओपन होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर रिलेटेड है, बच्चों का शादी, एजुकेशन एंड ऑल, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। सर अभी बातों बातों में एक बात ध्यान में आई, जो वर्किंग कपल्स है, हस्बैंड का इनकम अलग है, वाइफ का इनकम अलग है, तो जब ये इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बोलते तू तेरा देख मैं मेरा देखूँ भाई मुझे। लेकिन अगर दोनों का क्लब करते हैं तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकती है या फिर और गुण अचीव हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर, जो अलग अलग होना चाहिए या फिर कंबाइन ही करना चाहिए, क्या लगता है? मुझे लगता है सर यहाँ पर भी एक शब्दों ने वहाँ गेम कर दिया, एक वर्ड होता है लाइफ पार्टनर जी, और उसके पहले हम वर्ड करते थे, अगर हस्बैंड वाइफ को बोलते थे अर्धांगिनी, अर्धांगिनी इज हाफ ऑफ माई बॉडी, राइट। जब हम पार्टनर वर्ड यूज करते हैं ना, पार्टनर में हो जाता है कंपटीशन, तेरा कितना मेरा कितना रेशो आ जाता है। जहाँ पर घर पे ही कंपटीशन चालू होता है ना सर, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वेल्थ क्रिएशन उतना नहीं हो पाए जितना हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वी डोंट बिकम पार्टनर्स, वी आर सोलमेट्स। तो जहाँ पर हम दोनों एक चीज प्लान कर रहे हैं कंबाइंडली, उसका ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। बोलते हैं जब एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, बट जब बंडल होता है तो तोड़ना मुश्किल है, बचपन पड़ा है जी। तो जब हम दोनों क्लब हो जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ कहती है कि मेरा जो इनकम है सब यूज करेंगे हम सेविंग के लिए, आपके इनकम खर्चा वो अच्छा है जी, एक स्ट्रैटेजी है उसके पीछे, गलत नहीं है वो, लेकिन देयर हैज टू बी सम स्ट्रैटेजी दैट हैज टू बी वर्कड आउट। वो स्ट्रैटेजी के बिना शायद वो जो हम गोल और एस्पिरेशन पूरा करना चाहते हैं, फिर उसमें टसल ज्यादा हो जाते हैं कि तुम्हारा इनकम से ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेरे इनकम ज्यादा कम खर्चा हो रहा है। बिकॉज इससे ज्वाइंट नहीं, ये पार्टनरशिप है क्रिकेट की तरह। क्रिकेट में हमको मैच जीतना है, विराट कोहली 40 बना रहा है, रोहित शर्मा 60 बना रहा है, वो इमैटेरियल है। कोई साल 60 विराट भी बनाएगा, कोई साल रोहित भी बनाएगा। इंपॉर्टेंट है विनिंग द मैच। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप में जब दोनों के रन ऐड हो जाते हैं ना, तो इंडिया जीत जाता है। अब विराट बोलेगा मैं अलग रन बनाएगा, तुम अलग रन बनाएगा, तो इंडिया कोई मैच जीत नहीं पाएगा, है कि नहीं। अगर 100 का टारगेट अचीव करना है, विराट बोल रहा है मेरा 40 अलग होगा काउंटिंग और तेरा 60 होगा काउंट, जीत पाएंगे नहीं। यू हैव टू कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ सक्सेस स्टोरी फॉर योर फैमिली। बिल्कुल सही। सर अभी का जो दौर चालू है, जो गोल्ड को लेके ये कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इसके आगे सिर्फ गोल्ड और गोल्ड ही है। बहुत सारे इन्वेस्टर भी बोल रहे हैं अभी मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो गोल्ड के लेके आपकी क्या राय है? सर देखो, एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। इसमें कोई डिबेट ही नहीं कि गोल्ड सही गलत है। मुझे लगता है कि ये डिबेट जाना ही अपने आप में एक डिबेट है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 10-15% होना चाहिए, मैक्सिमम 20% होना चाहिए, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन क्योंकि 1 साल में भाव बढ़ गया, 1.5 साल में भाव बढ़ गया है, और आपने फिन इन्फ्लुएंसर को सुन लिया है, ज्ञान ले लिया है, और वो बोलता है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, मुझे नहीं पता है बढ़ेगा गिरेगा, आई डोंट नो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर चीज में लॉजिक होता है सर।
तो अगर किसी ने आपको 2021 में बोला होता कि गणेश जी आप गोल्ड ले लीजिए और उसका पैर पकड़ लीजिए, जी वो आदमी ज्ञानी है, अंतर्यामी है, उसको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जो 2026 में कह रहा है उसका गला पकड़ लीजिए क्योंकि किस समय कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो अगर आपका प्राइस ही पॉइंट है खरीदने का तो आप नुकसान कर देंगे। आप स्पेकुलेटर, आप इन्वेस्टर नहीं। ओके क्योंकि गोल्ड का एक्चुअली भाव गोल्ड डिसाइड नहीं करता है, कुछ और डिसाइड करता है। जी कल अगर आता है कि यूएस में वार सब खत्म हो गया, वापस टैरिफ खत्म हो गया, गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा। यानी गोल्ड का प्राइस वो खुद डिसाइड नहीं करता है, कोई अलग न्यूज डिसाइड करती है। जी अभी गोल्ड का रेट क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंटरनेशनल डॉलर का जो रेस्पेक्ट था करेंसी का, जितना हम डॉलर को वैल्यू देते थे, हल्का सा ग्लोबल में कम हो गया बिकॉज रसिया में जब सैंक्शन लगा था उसमें चैलेंजेस आया था। तो गोल्ड इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि डॉलर पे थोड़ा भरोसा कम हो गया। जब डॉलर पे फिर से भरोसा बढ़ेगा तो फिर गोल्ड कम हो जाएगा। तो जब कोई एसेट क्लास खुद का प्राइस खुद डिसाइड नहीं करता है, मुझे लगता है वो आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गोल्ड हमेशा कहते हैं कि FD प्लस 2-3% या फिर इन्फ्लेशन प्लस 2-3% गोल्ड का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो अगर गोल्ड से हमको मेरे को 8-10% मिल रहा है, इट्स नेचुरल एक्सपेक्टेशन। ओके क्योंकि एक साल में बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, तो उस बेसिस में अगर आप कर रहे हैं तो शायद वो स्ट्रैटेजी गलत हो जाए। तो 20-15-20% रखिए पोर्टफोलियो में, अच्छा है। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो गोल्ड का हो जाए तो गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल गया था। लास्ट ईयर सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला था। यस और नो? Yes, yes. 2023 में इक्विटी को गोल्ड मेडल मिला था। जी 2024 में बिटकॉइन को गोल्ड मेडल मिला था। जी जी। तो हर साल तो विनर बदल रहा है। कोई साल इक्विटी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, कोई साल बिटकॉइन को मिल रहा है, कोई साल इसको मिल रहा है। ये मेडल बदलते रहेंगे, बट आपका पोर्टफोलियो नहीं बदलना चाहिए मेडल को लेकर। पोर्टफोलियो हैज टू बी कांस्टेंट विद योर फाइनेंशियल गोल्स। सर कोई कहता है कि मेरे पास 3 फ्लैट्स है या फिर 4 जगह मेरी प्रॉपर्टी, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, उससे जो रेंट आता है ना मेरी ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। तो क्या प्रॉपर्टी एज अ इनकम सोर्स देख सकते हैं सर? सर मुझे लगता है कि लैंड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। Okay. अगर आप जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज बेटर। डिपेंड करता है लोकेशन, लिटिगेशन और लिक्विडिटी के ऊपर। फ्लैट या फिर रेंट पे देखे अगर आप रेसिडेंशियल की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। उसमें मैथमेटिक्स ही काम नहीं करेगा। जी सर अगर मुंबई में एक 2 करोड़ का घर है, उसका रेंट कितना आता है? वो हार्डली 70-80 हज़ार, 60-70 हजार, जी, जी। उससे ज़्यादा तो नहीं आता नहीं, होगा। नहीं, नहीं। 60,000 का मतलब साल का कितना हुआ? 7 लाख। जी तो 2 करोड़ में 7 लाख का कितना हुआ? 3-3.5% का ब्याज। जी और जिस कंडीशन में वो छोड़ के जाता है, फिर से मेरे को 4 लाख खर्चा करना हाँ। होता है ठीक करने के लिए। जी तो टेक्निकली मुझे 1.5-2% ही मिल रहा है टेक्निकली। और फ्लैट का वैल्यू 20 साल बाद रन डाउन होता है, ओके। क्योंकि फ्लैट जो होता है ना मेंटेनेंस मांगता है। मेंटेनेंस बिल्कुल सही। अगर सोसाइटी अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, जी। पड़ोसी से बन नहीं रहा है, पानी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ना आपको लगेगा कि मैं एक जगह कहीं ट्रैप में आ गया। जी। इफ यू लिव इन अ गुड सोसाइटी, वहाँ सोसाइटी है, हम्म। एक बहुत अच्छा मेंटेनेंस टीम है, वो डिफरेंट स्टोरी है। जी। जो भी है प्रॉपर्टी जी। 20 साल बाद हल्का सा रन डाउन हो जाता है, हो ये जाता चलता है। तो लैंड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन भाड़े पे देखे हमको सोच रहे हैं पैसा बन जाए, जी। शायद वो कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल SWP एक अच्छा ऑप्शन है। जी जब आप एक मोटी रकम डालते हैं, हर महीना एक विड्रॉ करते हैं, जी। वो आपको लिक्विडिटी बेटर देगा और थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी देगा। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। जी। आपने जो सवाल उठाया था SWP, मेरा अगला सवाल वही था आपको। SWP लोग SWP शुरू तो करते हैं, कोई तुरंत उससे इनकम लेना चाहता है, कोई थोड़ी देर के बाद लेना चाहता है। तो क्या SWP सच्ची में लोगों के लिए फायदेमंद है? सर SWP मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक कैश फ्लो स्ट्रैटेजी है, जी जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कहते हैं। जी। मुझे लगता है कि अगर एक इन्वेस्टर है जो सीनियर सिटीजन है या फिर कोई भी एज का हो, जिनको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं, SWP इज अ गोल्डन स्ट्रैटेजी। उसको हम एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं, बकेटिंग स्ट्रैटेजी। जी तो क्या होता है कि जब हम SWP करते हैं, डिपेंड करता है कौन से स्कीम में डाल रहे हैं, कौन से फंड में डाल रहे हैं। जनरली एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी इज व्हाट वी रेकमेंड, क्योंकि उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हल्का सा जी, कम होता है जी। कम्पेयर टू नॉर्मल फंड, और आपकी रेगुलर विड्रॉल की रिक्वायरमेंट है। जी। तो पहले 1-2 साल आपका इन्वेस्टमेंट का जो विड्रॉल है ना, मुझे लगता है कि वो आप लिक्विड फॉर्म में पार्क कर दीजिए, जी ताकि 1-2 साल का जो मार्केट फ्लक्चुएशन है आपका कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं करे। जी 2 साल के बाद में आप वहां से अपने जो आपका बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जो फंड है उससे पैसा विड्रॉ कीजिए, तो टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिल जी, जाएगा, जी। मार्केट का उतार चढ़ाव भी कवर हो गया। जी। और थर्ड जो आपको चैलेंज था कि 1-2 साल मेरा प्रिंसिपल जो कोर है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जी। दैट इज टेकन केयर फ्रॉम द लिक्विड जी। फंड। तो ये कॉम्बिनेशन में बकेटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, जी। वो काफी बेहतर रहेगी। वो शायद में भी आपके इन्वेस्टर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, जी। उनको आप गाइड कर सकते हैं। ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सर और एक सवाल था, बेसिकली बहुत सारे लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, या फिर हमारे देश में भी देखेंगे तो इसके बारे में हमने ज़्यादा सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं। जो विल बनाते हैं
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि विल इज वन टॉपिक जो अभी भी लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं जी, इसके ऊपर में। जी। अभी मैं एक 60 साल के अंकल को पूछा कि अंकल आपने विल बनाया, गुस्सा हो गए, और तेरे को क्या लगता है मैं जाने वाला हूँ? तो इंडिया में लगता है कि आदमी का विकेट अभी तक भी नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा एक इमोशनल टॉपिक हो जाता है, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जी एंड व्हेन देयर इज नो विल देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स। जी जहाँ विल नहीं है सब होता है, मैं तो इसका सगा है, जी, तो रिश्तेदार। आपको विल क्यों बनाना चाहिए? ताकि आपके जाने के बाद आपका परिवार महाभारत देखे। जी महाभारत स्टार्ट नहीं कर देते। अगर महाभारत में विल बन गया होता तो दिक्कत होता, बिल्कुल नहीं होता नहीं। तो महाभारत इज द केस स्टडी ऑफ देयर वाज नो विल। जी तो जहाँ विल है ना वहाँ पर थोड़ा टसल कम हो जाता है। और हमेशा में समझना है कि हम अमर नहीं रहने वाले। अगर आपके पास एसेट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। आपकी वाइफ अगर नॉमिनी है बैंक में, इसका मतलब नहीं कि पैसा उनका है, सी इज जस्ट अ ट्रस्टी। जी मतलब सी कैन एक्ट ऑन योर बिहाफ, लेकिन पैसा उनको नहीं है, पैसा लीगल है, इसको जाएगा। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक बैंक अकाउंट, घर जो भी है वो स्पेसिफिक मेंबर को जाए, अगर आपके पास ड्राफ्टेड विल है विद 2 विटनेसेस और नोटराइज है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मूथ ट्रांसफर एसेट हो जाए। जो एसेट आपने किया है, जैसे आपने घर बनाया होगा, गाड़ी है, ज्वेलरी है, आपके जाने के बाद एसेट ट्रांसफर भी इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लान। तो विल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें लोग फोकस नहीं करते। मुझे लगता है कि 99% लोगों के पास विल होएगा ही नहीं अभी तक। बिल्कुल क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ग्रे एरिया है, अभी तक लोग उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन जिसके पास सब्सटेंशियल एसेट है, जिसका 3, 4, 5 करोड़ का नेटवर्क है, उसको जरूर विल बनाना चाहिए। सर और एक सवाल, अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं या फिर जिस मुद्दे पे चर्चा की है, इसमें बेसिकली जो हमने चर्चा की वो सब मिडिल एज या फिर हायर एज में। अभी जो जेनजी जिनको हम बोलते हैं, जो यंगस्टर है, इनका सोचने का तरीका, लाइफ की तरफ देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनको अगर अभी हम बोलेंगे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, तो अभी तो शुरुआत हुई, अभी किधर हम ये करें। उनको अगर हम कहेंगे कि थोड़ा सा पैसा बचाओ, तो ये जनरेशन वो सुनती नहीं। तो आपकी क्या राय है उनके लिए, या फिर आप कौन से व्यू से देखते हैं? मुझे लगता है सर ये एक जनरेशन गैप है। इसमें गलत सही बहुत डिबेटेबल इश्यू होगा, जी सोचने का तरीका गलत। लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा रैशनैलिटी लाना है अपने थिंकिंग में। जी वो 2 जगह स्टक हो गया है। एक हो गया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी और एक हो गया रिटायर एट 40। जी ये दोनों को बैलेंस बनाना है। आपको आज भी इंजॉय करना है, पर कल के लिए थोड़ा प्लानिंग करना है। जी अभी उसके साथ दिक्कत क्या होगी, मोटिवेशन स्पीकर ने और बेड़ा गर्क कर दिया। जी बोलते हैं लिव आज जो लास्ट डे ऑफ लाइफ। बोलते आज लास्ट डे जिएगा तो फिर कल मेरा SIP बाउंस हो जाएगा। तो यू हैव टू लिव आज इट इज फर्स्ट डे सर, लास्ट डे जी करके जी नहीं पाएंगे। तो इट इज मतलब आप बोलते हैं पूरा गेम में बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने क्या देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने सिर्फ कल के लिए आज अपना बर्बाद कर दिया। एक कोविड में अभी मैं एक सेशन कर रहा था थोड़ा दिन बाद, तो एक बच्चा मुझे खड़े होकर क्या बोलता है पता है? बोलता है सर मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए। आज मेरे पापा के पास पैसा तो है पर एनर्जी नहीं है, क्या करेंगे पैसे का? बिल्कुल सही। उसको घर पे केस स्टडी है कि पापा कुछ कर ही नहीं, पापा वाज अ बैड एग्जांपल फॉर इट। पापा सुबह जाता था, काम करता था, आता था, जाता था, आता। कभी उसने लाइफ को जिस तरीके से जीना है ना वो दिया नहीं। तो फिर बच्चे को लगा कि पापा की तरह जिंदगी मेरे को नहीं जीने का। तो ये प्रॉब्लम कभी ना कहीं हमारे भी तो है एज अ जनरेशन। हमने बच्चों को पास ऑन नहीं किया कि इस तरीके से लाइफ को बैलेंस करते हैं। शायद उस समय इतना इनकम भी नहीं होगा, बिल्कुल वो भी एक प्रॉब्लम है। बच्चों को ये नहीं पता है पापा का इनकम उतना नहीं था, उनको लगता है पापा एंजॉय कर ही नहीं पाए। पापा का आज का इनकम देख रहे हैं, 20 साल पहले का इनकम देख नहीं रहे, तो उनको जो रिग्रेट है ना नहीं होने का है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे को बैलेंस करना है। वो कहते हैं जब मेरा पैर काम करना है तब मैं ट्रैकिंग में जाएगा, जिस काम ही नहीं करेगा ट्रैकिंग में जाए क्या करेगा? तो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं करना है, यहाँ फ्यूजन होना चाहिए। हैज टू बी फ्यूजन, दैट्स नॉट बी फ्रिक्शन। हम ये डिबेट नहीं करें कि आज का पीढ़ी गलत सोच रहा है कि सही सोच रहा है। एक ऐसा पॉइंट लाना है जहाँ पर दोनों के सच को क्लब करना है और डायरेक्शन डिसाइड, और उसमें से कुछ अच्छा डिसीजन या फिर आउटकम आना चाहिए। सर हमने ये पॉडकास्ट के दरमियान बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर की, हमने इंश्योरेंस के ऊपर बात की, हमने रिस्क के ऊपर बात की, हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात की है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की है। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी जो भी कुछ राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और GGWELL चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पॉडकास्ट के लिए सर ने जो उनके बिजी शेड्यूल से जो टाइम निकाला और यहाँ पर जो पॉडकास्ट के लिए आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर।